So, a very good morning all. This is Unacademy's YouTube platform, Unacademy UPSC, and I am Swetank. और अभी हम क्या डिस्कस करने आ रहे हैं? दिस इज द मॉर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन सेशन. अब पिछले 2 दिनों से इंटरनेशनल रिलेशंस मॉर्निंग वाला नहीं हो पा रहा है. आप सबको पता है कोविड की सिचुएशन है, देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन. थोड़ा सा बिजी हो गया था, सो ये मॉर्निंग सेशन कंटिन्यूटी इसकी मेंटेन नहीं हो पा रही थी. लेकिन खैर संडे बीत गया, मंडे आ गया है, तो वी विल ट्राई कि हम जितने ज़्यादा कंटिन्यूसली काम कर सकें उतने ज़्यादा करेंगे. ठीक है. अब आई नो वेरी वेल कि आप सभी लोग परेशान होंगे कि सर कुछ थोड़ा सा और बता दीजिए कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है. ठीक है. कि यूएस जो है उसने बहुत सारे इंपोर्ट चीज़ें करने पे मनाही कर दी है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी वैक्सीन पूरी प्रिपरेशन के लिए. लेकिन उस सिचुएशन में, उस पूरी सिचुएशन का कोई आउटकम अभी नहीं आ रहा है. एज एंड व्हेन जैसे ही कुछ नया आएगा आई विल कीप यू पोस्टेड. बट इन द मीन टाइम देयर इज समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन. और ठीक है, कोविड की प्रॉब्लम, हमारी क्राइसिस चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में और भी चीज़ें हो रही हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. सो भाई हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन आर्मेनिया. ठीक है. सो आर्मेनियन जेनोसाइड 1915 बहुत ही फेमस इशू है, बहुत ही फेमस क्राइसिस सिचुएशन थी. याद रखिएगा पिछले तकरीबन 6 सालों से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, सब लोग जान रहे हैं इसके बारे में, इसके बारे में डिस्कशन होता है. 2015 से 100 से ईयर्स जब से हुए थे इस जेनोसाइड को, ये 1915 में ये जेनोसाइड हुआ था. और उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स उसको जेनोसाइड एक्सेप्ट करे, यूनाइटेड स्टेट्स उसको जेनोसाइड एक्सेप्ट करे. जेनोसाइड के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था. सो अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने इसको एक फॉर्मल तरीके से एक स्पीच में, एक स्टेटमेंट में जेनोसाइड माना है, जेनोसाइड बोला है. तो हम देखेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, नेटो पे, टर्की क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, टर्की पे ही ये आरोप लगाया जाता है कि ऑटोमन एम्पायर ने ये जेनोसाइड किया था. तो वो सारी डिटेल्स हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं. मेक श्योर कि आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ ये आई कि देखें 106th एनिवर्सरी 106th एनिवर्सरी ऑफ द आर्मेनियन जेनोसाइड. ठीक है. उसका फंक्शन था, फंक्शन में जो बाइडेन ने पार्टिसिपेट किया, जो बाइडेन ने स्पीच दी, और अपने स्पीच में जो बाइडेन ने आर्मेनियन मास किलिंग ऑफ 1915 को जेनोसाइड कहा. अब इस पे रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं. लोगों ने कहा अरे ऐसे कैसे जेनोसाइड कह दिया, इतने सारे इश्यूज हैं. तो जेनोसाइड क्या होता है, उसका रीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें आज डिस्कशन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि भाई अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. नीचे कोड दिए हैं SPYT, उसको यूज़ करें और सब्सक्रिप्शन लें. सब्सक्रिप्शन में आपको कोड से 10% डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा, प्लस आइकॉनिक वॉट एवर सूट्स यू बेटर, वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में आपको मेंटोरशिप अलग से मिलेगी. ठीक है. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 28 अप्रैल के पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये 20 बुक्स का सेट अलग से अनअकैडमी प्रोवाइड करेगी, जो 10,000 रुपये कीमत का है, और साथ ही साथ आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. सो 28 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा. ठीक है. फॉर दो स्टूडेंट्स जो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सर बैंक अकाउंट तो है, डेबिट कार्ड तो है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके लिए अनअकैडमी ऑप्शन लेके आ गई कि देखिए कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट है, EMI पे कर सकते हैं. ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करिए. ठीक है. और आपको अनअकैडमी से कॉल आ जाएगा, कॉल अटेंड करिएगा, कॉल में अपनी डिटेल्स दीजिएगा. 0% इंटरेस्ट रेट पे जो सिंपल EMI स्कीम आपको क्रेडिट कार्ड से मिलती है वो आपको बिना क्रेडिट कार्ड के भी दे दी जाएगी. ठीक है. तो अब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व. अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें. फ्री टेस्ट चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको देते रहें. और हम वापस आ जाते हैं. अच्छा, अभी जो पिक्चर आपको पीछे दिख रही है, इस पिक्चर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं. ये पिक्चर जो है ये एक्चुअली अमेरिकन एम्बेसडर जो थे ऑटोमन एम्पायर में 1915 में, ठीक है, मॉर्गन थाउ सीनियर, उन्होंने ये पिक्चर खींची थी खुद अपने कैमरे से. ठीक है. और इसीलिए ये पिक्चर बहुत फेमस है. चलिए हम बात करते हैं एक्चुअली हुआ क्या था 1915 में और क्या सिचुएशन है. अब देखिए, जब भी हम आर्मेनियन क्राइसिस या आर्मेनियन जेनोसाइड की बात करेंगे, ठीक है, अमेरिका के साथ साथ टर्की इन्वॉल्व हो जाएगा. क्योंकि टर्की क्या है? टर्की यानी इस्तांबुल यानी आप जान रहे हैं अर्दोगान जो प्रेसिडेंट हैं. अब टर्की इज द सक्सेसर स्टेट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ठीक है. जिसे नहीं पता है उसे जान लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 की क्लासेस हैं, याद करिए, देख लीजिए उसे जाके. टर्की इज द सक्सेसर स्टेट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ठीक है. और इसीलिए कोई भी क्राइसिस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ब्लेम किया गया हो कि उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को मारा है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे टर्की पे आती है आज की डेट में। और इसीलिए टर्की की गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आर्मेनियन, वो कहते हैं बिल्कुल कि आर्मेनिया में क्राइसिस हुई थी, आर्मेनिया में लोगों को मारा गया था, मास मर्डर हुए थे, लेकिन इसे जेनोसाइड मत कहिए। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली दोनों स्टेट्स, दोनों कंट्रीज का कहना क्या है, फिर मैं आपको जेनोसाइड की डेफिनेशन भी बता देता हूं। तो देखिए, जो बाइडेन इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू इशू अ स्टेटमेंट फॉर्मली डिस्क्राइबिंग 1915 का मैसेकर जो था वो जेनोसाइड था। अब जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड मास मर्डर से अलग कैसे होता है? देखिए, मास मर्डर बहुत बार होते हैं, ठीक है, गलत चीज़ है लेकिन होते हैं, एक सच्चाई है। जेनोसाइड में जब कोई किसी कंट्री की आर्मी या एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड्स कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को जेनेटिकली मिटा देना है, ठीक है, और उनको कल्चरली उनका प्रेजेंस खत्म कर देना है। जैसा हिटलर ने नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने जूस के साथ करने की कोशिश की थी, ठीक है, या ऐसे यजीदीज के साथ पहले करने की कोशिश की गई थी। यहाँ से 5,000 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इजिप्शियंस ने, ठीक है, ज्यूज के साथ करने की कोशिश की गई थी। दैट इज कॉल्ड अ जेनोसाइड। आप उनकी जीन को, उनकी रेस को मिटाना चाहते हैं। नाउ दैट इज सम डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग, ठीक है। सो अब ये कहा गया कि भाई देखिए हुआ क्या, कि जो बाइडेन ने कहा कि नहीं भाई जो 1915 में हुआ था वो जेनोसाइड था, और जेनोसाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किस पे पड़ेगी? ऑटोमन एम्पायर पे। ऑटोमन एम्पायर का सक्सेसर है टर्की से, टर्की को इससे प्रॉब्लम है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है मेवलूट कवुशुग्लू, उन्होंने कहा कि टर्की एंटायरली रिजेक्ट्स यूएस डिसीजन। और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत टर्की में जो यूएस के एम्बेसडर थे उनको बुलाया और कहा कि ये जो आप कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट जो बात कह रहे हैं वो गलत है, और इससे टर्की और यूएस के रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। टर्की एक नेटो की कंट्री है, नेटो की मेंबर अलाई है, और इसलिए डिफिकल्टी आ सकती है। अच्छा, टर्की जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर टच होता है, तो उसमें भी एक इशू है जो आपको समझना पड़ेगा। आइए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1915 में एक्चुअली हुआ क्या था। ये मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लासेस में चीज़ें समझाई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ व्हाट रियली हैपेंड इन 1915। अब अगर आप एग्जैक्टली मेरे पीछे देख रहे होंगे तो आपको ऑटोमन एम्पायर का मैप दिख रहा होगा 1915 का, ठीक है, 1915 का मैप दिख रहा होगा। अच्छा, ये मैं आपको खास बता दूं, याद रखें कि ये वो टाइम है जब सऊदी अरेबिया एग्जिस्ट नहीं करता था, और मक्का और मदीना दोनों ही ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे, ठीक है। खैर, मक्का और मदीना पे हमें नहीं जाना है, वो एक अलग किस्सा है, ठीक है। आज हमें बात करनी है किनकी? आर्मेनियंस की, ठीक है। अब देखिए, ये रहा मैप, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ का, ठीक है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मेनियंस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है, इस एरिया में भी, ठीक है। अब हुआ क्या? कहा ऐसा जाता है कि आर्मेनियंस, ऑटोमन टर्क्स जो हैं, उनका कहना यह है कि आर्मेनिया में जो नेटिव क्रिश्चियंस रहते थे, आर्मेनिया में जो नेटिव क्रिश्चियंस रहते थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर जीते, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर क्या था? एक इस्लामिक स्टेट था, ओके। और उन्होंने इसलिए आर्मेनियन क्रिश्चियंस ने, जो कि ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी में रहते थे, उन्होंने पड़ोसी मुल्क यानी रशिया को सपोर्ट कर दिया, ओके। ऐसा कहती है ऑटोमन एम्पायर। और इसीलिए ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, इस बॉर्डर के जो एरियाज हैं जहाँ पे जितने भी आर्मेनियन क्रिश्चियंस रहते थे, इनको यहाँ से निकाल दिया। एंड नाउ दे वर पुश्ड कि या तो तुम पर्शिया चले जाओ, या तो तुम नीचे डायरेक्शन में डेजर्ट की तरफ चले जाओ, और या तो कुछ नहीं हो तो सीरिया में जो डेजर्ट है वहाँ चले जाओ, बट ये बॉर्डर एरिया जो है इसको छोड़ दो। और इस पूरे डिपोर्टेशन में वहाँ से जब आर्मेनियन क्रिश्चियंस को हटाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन आर्मेनियन क्रिश्चियन डाइड, ठीक है, एंड दैट इज फेमसली कॉल्ड एज आर्मेनियन जेनोसाइड। चलिए, अब इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, ऑटोमन एम्पायर के लास्ट फेजेस में जो बड़े ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, ठीक है, जिसमें कमाल अतातुर्क खुद भी इन्वॉल्व थे, उनको भी ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से वो भी इस जेनोसाइड या इस मास एग्जीक्यूशन के फेवर में थे, ठीक है। अब इस पूरे इशू को टर्किश लोग कैसे देखते हैं? टर्किश लोगों का कहना है कि हाँ जी, ये बिल्कुल किया गया था, लेकिन ये मिलिट्री टैक्टिक्स के थ्रू किया गया था, क्योंकि हमें डर था ये क्रिश्चियन लोग हैं और ये रशिया का सपोर्ट कर सकते हैं, हमने इन्हें बॉर्डर से हटाया था। वॉर चल रही थी, बॉर्डर से हटाने में काफ़ी लोगों की डेथ हुई, लेकिन उसमें हमारा कभी ये इंटेंशन नहीं था कि इन लोगों को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि ये आर्मेनियन है या फिर ये लोग क्रिश्चियन हैं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको जेनोसाइड कंसिडर करता है कि ये एक माइनॉरिटी थी, एथनिकली इनको क्लेंस करने के लिए, एथनिकली इनको खत्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा इशू है। अब देखिए,
आर्मेनियन पीपल जो डेड, जो मरे, उनकी पूरी की पूरी पॉइंट क्या थी? टर्की का कहना यह है कि 3 लाख लोग मरे थे, 3 लाख आर्मेनियंस मरे थे। आर्मेनिया खुद एक कंट्री है आज की डेट में, आर्मेनिया का कहना है जी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग मरे थे। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी, ठीक है, उनका ये कहना है कि भाई कम से कम 1 मिलियन लोग तो मरे ही थे, ठीक है। अब जो टर्किश ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं, वो यही चीज़ कह रहे हैं कि हम सिंपैथेटिक हैं जो क्रिश्चियन आर्मेनियन लोगों के साथ हुआ उसके लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जेनोसाइड नहीं था, हमारा कभी इंटेंशन नहीं था, ठीक है। खैर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई थी, नो वन वाज रियली डिस्कसिंग इट। ये बात वापस से कब न्यूज़ में आ गई? 1981 में, जब रोनाल्ड रेगन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आर्मेनियन ट्रेजिडी को जेनोसाइड बोल दिया, लेकिन फिर अमेरिका ने फिर इस बारे में डिस्कशन करना बंद कर दिया। और इसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा कि नहीं ये जेनोसाइड नहीं था, तो टर्की खुश हो गया। अब वापस से आए जो बाइडेन, जिन्होंने कहा नहीं नहीं ये जेनोसाइड है। तो अब देखिए अल्टीमेटली जो बाइडेन ने कहा क्या है, जो व्हाइट हाउस का प्रेस स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है? बाइडेन स्टेटमेंट रिलीज्ड एज आर्मेनिया कमेमोरेट्स द स्टार्ट ऑफ द मास किलिंग, ठीक है। एंड ही सेड वी रिमेंबर द लाइव्स ऑफ ऑल दोज हु डाइड इन ऑटोमन इरा आर्मेनियन जेनोसाइड and recommit ourselves to preventing such an atrocity from ever again occurring anywhere in the world, ठीक है। अब यहां पे पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्राइसिस आ गई कि ये जो एक वर्ड बोल दिया गया ना, ऑटोमन एरा आर्मेनियन जेनोसाइड, यही पूरे का पूरा इशू है, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कहां से होगा? इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा टर्की पे। अब ये पिक्चर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं खास करके, ये टर्की की पिक्चर है, और देखिए आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो अभी जो टर्की के प्रेसिडेंट कम डिक्टेटर, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है, जिनका नाम है रिसेप तैयब अर्दोगान। अर्दोगान अपने इनिशियल फेजेस में हमेशा से टर्की के जो फाउंडिंग फादर थे, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जो है वो वॉर हारता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया जाता है, टर्की एक छोटी सी स्टेट बचती है, और कैलिफ की पावर्स को भी कम कर दिया जाता है। 1922 आते आते कैलिफ को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, और नए प्रेसिडेंट जो टर्की के बनते हैं, कमाल अतातुर्क, वो कंट्री को एक नए सेकुलर एजेंडा पे लेके चल देते हैं। और आर्मेनिया के साथ क्या हुआ, किस कंट्री के साथ क्या हुआ? सबको हटा देते हैं, सबको साइडलाइन कर देते हैं। अब पॉइंट ये है कि अर्दोगान जो हैं वो कमाल अतातुर्क को एज अ बेस बना के अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि जी वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्पीचेस दे रहे हैं, और बगल में कमाल अतातुर्क की पिक्चर्स लगी रहती हैं, ठीक है। ही देयर वाज आल्सो अ फेज जब वो ऐसा ड्रेसिंग सेंस भी रखते थे कि वो कमाल अतातुर्क जैसे दिखें। तो ये सब कुछ करने के बाद अब अगर कोई भी ऐसी स्टैंड ले रहा है कोई कंट्री जिसमें ये कहा जाए नहीं कमाल अतातुर्क वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन जेनोसाइड, सो इससे टर्की को प्रॉब्लम होगी, और इसका इंपैक्ट दिखेगा फिर नेटो पे। नेटो पे क्यों? अब ये देखिए, ये मैप है, ये नेटो के पूरे वर्ल्ड में 29 मेंबर कंट्रीज हैं, और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, ये है कनाडा, ये है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। अब आप इन एरियाज में जब आएंगे तो ये है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आराम से, ये ब्रिटेन है, ये आइसलैंड है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्पेन, इटली, सब कुछ। ये जो कंट्री है ये है टर्की, ठीक है। अब टर्की इज द लास्ट पॉइंट जो कि रशिया के बगल में है और नेटो का पार्ट है। याद रखिए जब 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुई थी, अच्छा ये भी है, ठीक है, जब 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुई थी, तब भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिसाइल्स थी जो कि रशिया के पास लगी थी वो टर्की में ही लगी थी, नेटो के थ्रू ही। और इसलिए नेटो के लिए बहुत ज़रूरी है कि टर्की हमेशा नेटो के साथ रहे। लेकिन इस तरह के इंसिडेंसेस से नेटो और टर्की के बीच में एक वेज आ जाता है, और देयर आर ऑलवेज चांसेस कि टर्की जो है वो रशिया से क्लोज हो जाए। और जब भी ऐसी बात आती है अल्टीमेटली वेस्टर्न जो मॉडल है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मॉडल है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दैट्स वाई दिस जेनोसाइड्स कैन रियली प्ले अ रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द होल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इस टॉपिक पे कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिए, और अपने आप को कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करिए। संडे टू संडे ज़्यादा से ज़्यादा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाके फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, ऑल ओवर इंडिया अपनी रैंकिंग देखिए, और अगर उसमें रैंक अच्छी आ रही है, यू आर रियली इम्प्रूविंग, मेक श्योर यू डू दैट। ओके, चलिए, सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन। अभी 11:30 पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, और दिन में आपकी फिर से क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की। तो मेक श्योर कि सारी फ्री क्लासेस, सारे फ्री लेक्चर्स अभी अटेंड करें। अगर वो आपको बेनिफिट करते हैं तो सब्सक्रिप्शन लें, अपनी पढ़ाई पुरजोर तरीके से करते रहें, और साथ ही साथ अपने अगल बगल लोगों का ध्यान रखें। कोविड काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में। थैंक यू।